हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर अथर्व भैया। और आज हम लोग 20 सीरीज के अंदर अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों ने इस 20 सीरीज की शुरुआत कर दी है जहां पर आप और मैं, हम दोनों साथ में मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी साइड से पूरे इनपुट, पूरे एफर्ट्स, पूरी जान सब लगा रहा हूं तुम लोगों के लिए सारा कंटेंट और लेक्चर्स लाने में, और इन रिटर्न तुम अपनी साइड से पूरी मेहनत डाल के लेक्चर्स को पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो, नोट्स को पढ़ रहे हो, एंड हम साथ में मिलके बहुत तगड़ा रिजल्ट लाएंगे और दिखा देंगे कि हम किसी से कम हैं नहीं। ठीक है, वो जिसने कल को आके हमको बोला था ना कि तेरे तो कोई नंबर नहीं आएंगे, उसको दिखा देंगे कि बेटे देख, ये है मेरे नंबर। ठीक है, अगली बार से मुझको कम जज मत करना। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे 20 सीरीज के अगले लेक्चर की जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो एक चीज तुमको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। छोटा चैप्टर एज इन की इसके अंदर कुछ चीजें थी जो कि सीबीएसई ने उड़ा दी, तो फिर कुछ ही चीजें बचती हैं इसके अंदर जो कि बहुत आसान है पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल चिल होके देखना, बड़ा मजा आएगा। बड़ी ही प्यारी तरीके से चैप्टर कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। ये जो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है ना, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। ठीक है, बहुत सही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दो यार सबको, अगर नहीं पता हो तो, कि जितने भी लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख रहे हो वो सारे लेक्चर्स अपनी पढ़ने की जो ऐप है तुम्हारी और मेरी, ये जो पढ़ने की ऐप है उसके ऊपर पहले ही आ जाते हैं। ठीक, तो वहां पर आपको एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और वहां पर आप बड़ी ही इजीली मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ हर चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें जितनी भी है वो सारी ऐप में अवेलेबल है। आप ऐप को इंस्टॉल करके, पढ़ले की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जो है इन सारे कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हो, और ऐप में कोई भी एड्स नहीं आती। ठीक है, एड फ्री एक्सपीरियंस है पूरा तुम्हारा। ओके, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर जरूर से उसको डाउनलोड कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक रिव्यू छोड़ देना, वो तुम्हारे ऊपर है। आगे चलते हैं। ये 20 सीरीज का टाइम टेबल है, ध्यान रखना। 14 को हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डाल दिया है। 15 को फर्स्ट एवर एजुकेशनल रैप सॉन्ग आ चुका है। जो बच्चा नया है चैनल पर जाके देखना, मैं लिंक भी छोड़ दूंगा नीचे। हमने बिल्कुल तबाही मचा दी है, मतलब तुम लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, हमने एक चैप्टर को रैप के फॉर्म में कन्वर्ट करके डाला है और वो बिल्कुल हर जगह फैल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो देख लेना, मैंने नीचे लिंक डाली हुई है, तो वो सरप्राइज था। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, 19 को पावर शेयरिंग, 22 को इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में जो भी तुम्हारी डिमांड रहेगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स लेकर आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर के साथ में जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते ही भैया ये पॉलिनोमियल्स कैसे आ गए समझाता हूं। देखो, अभी तक तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ रखा है। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ रखा है कि ये होता है अपना लीनियर पॉलिनोमियल, ये होता है अपना क्वाड्रेटिक, ये होता है अपना क्यूबिक। अच्छा, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है समझाता हूं, चिंता मत करो, समझाता हूं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ईजी है ना, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो तुम ऑलरेडी 9th में सीख चुके हो, तो तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक काम करो, मैं ना इस इक्वेशन को उठा के यहां पर लेकर आ जाता हूं। सॉरी, इक्वेशन नहीं, इस पॉलिनोमियल को उठा के जो है मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं। राइट, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना x² - 7x + 9। ये है अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर यहां पर मैं आगे इज इक्वल्स टू लगा के 0 लगा देता हूं तो ये बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो फील को? ये अपना पॉलिनोमियल था, यहां पर मैंने एक इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, आगे 0 लगाया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाम ही आ रहा है इक्वेशन, इक्वल इज इक्वल्स टू का साइन। राइट, वेरी गुड। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें पढ़ने के लिए और चीजें हैं, पर ये बेसिक है। मतलब ये हम सबको पता है कि भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। वही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इधर ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं यहां पर आगे 0 लगा देता हूं तो ये मेरी क्या है, कैसी इक्वेशन है? ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है, सिंपल। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है, खत्म बात। राइट, वेरी गुड। और तुम लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ ही चुके हो, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। राइट, ग्रेट। तो ये अपने को बात समझ में आ चुकी है कि ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अपनी क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा सा और जो है वो कच्चा चिट्ठा खोल के देख लेते हैं कि भाई बुक क्या कहती है, मतलब बुक क्या कहती है हमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एग्जैक्टली। अच्छा,
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स। जब बुक की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो खुद की डेफिनेशन तो आसानी से बना लेंगे यार, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? बड़ी ही सिंपल तरीके से उन्होंने लिख रखा है, ध्यान से देखना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें आप एक्स इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, वाई का कर सकते हो, जेड का कर सकते हो, पर जनरली हमको बचपन से आदत है हम एक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक्स का ही इस्तेमाल यहां पर करेंगे, ठीक है। ग्रेट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स होता है वो इस फॉर्म की होती है। ये क्या लिखा है भैया? ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपकी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नहीं समझ में आया? कोई चिंता नहीं, मैं समझा दूंगा तुमको। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी 0। एक एक करके हर एक चीज समझेंगे, ठीक है। वेरी गुड, इधर आ जाओ, ठीक है भाई। हमारी बुक ने बोला है हमको कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना इस फॉर्म की होती है। अच्छा भैया, तो पहली बात तो मैं कुछ चीजें तुमको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो ये कि ए जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, है ना। वो किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। बी जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स का, ठीक है। और सी अगेन अपनी कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत सही। ये कहता है, डेफिनेशन कहती है कि यार ए बी और सी, पहली बात तो ये तीनों रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ए बी एंड सी, ये तीनों कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। मतलब आप यहां पर कोई भी नंबर पुट करो वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। वेरी गुड। और नेक्स्ट चीज ये है कि ए जो है ये 0 नहीं हो सकता। तो एक बार हम लोग जरा समझ लेते हैं कि क्या इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। चलो देख लो, आ जाओ। 3 एग्जांपल लूंगा मैं। पहला 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ग्रेट। इक्वेशन किस फॉर्म की होनी चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये है? देखो जरा एक बार भाई, फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है। हाँ जी। तो अगर तुम एक बार ध्यान से देखते हो तो इस इक्वेशन में a क्या है? a है 5, हाँ या ना? a क्या है? a है 5। बहुत सही। अच्छा, इसको देखो फिर, इस इक्वेशन में b क्या है? इस इक्वेशन में b है 4, x का कोएफिशिएंट। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। और इस इक्वेशन में c क्या है? -2 है, हाँ या ना? इस इक्वेशन में c क्या है? -2 है, हाँ या ना? वेरी गुड। खुद देख लो, इस फॉर्म की ये इक्वेशन है। अब भाई c की वैल्यू तो हो सकती है ना, राइट? बहुत बढ़िया। तो ये जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तुम देखोगे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। इसको देख लो, इसमें देखो a क्या है अपना? a है 8, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। b क्या है? 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। और c क्या है अपने पास में? 3 है। इसको उठा के देख लो, सेम चीज मिलेगी। a क्या है? 5 है, b क्या है? 12 है, और c क्या है? 2 है। समझ गए बात को? सो ये होता है, मतलब इस फॉर्म की अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑल्दो ये समझाने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि अपने सिलेबस का ये पार्ट है तो अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए। देखो, एक बहुत बड़ी गलती जो कि मैंने देखा है कि हर बच्चा करता है कि वो हमेशा एडवांस चीजों पर जाने की सोचते हैं, लेकिन जब तक आपके बेसिक्स, आपके रूट्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तब तक वो एडवांस चीजें ना सही से हो नहीं पाती। इसलिए हमेशा किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्सेप्ट का बेसिक अगर क्लियर है तो आप कुछ भी उखाड़ सकते हो फिर, ठीक है। बहुत अच्छा था भैया, ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब जरा बताओ कि a 0 क्यों नहीं हो सकता? बहुत सही, बहुत सही भाई, क्यूरियोसिटी हमको बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं a को 0 मानूंगा, ठीक है। ग्रेट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, राइट। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो गई? ये 0 हो गई। अच्छा, अब क्या बचता है? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर तो गायब हो गया,
एक्स स्क्वायर तो चले गया, अब मुझे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा है जो कि उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना रहा था, तो अब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे बचेगी? इसलिए आपका a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। देखो वो लीनियर हो चुकी है ना, वो कैसी हो चुकी है? वो लीनियर हो चुकी है, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं है भाई। जो एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना रहा था, आपने उसको ही उड़ा दिया इक्वेशन में से, तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे बचेगी? इक्वेशन तो लीनियर बचेगी ना फिर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। तो ये कुल मिला के इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर भी तुम देख सकते हो a क्या है अपना 2 है, b क्या है। अच्छा एक और चीज, अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, सिर्फ ऐसा भी अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब 3 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, तो उस केस के अंदर भी, ठीक है, उस केस के अंदर भी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? जब कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि 0 होगा। a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 1। जब कुछ नहीं आगे मतलब 1। इधर भी b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो पता चला तुम लिख के आ गए a का ये जो है वो 0 है, और तो तुमको इतना पता है बट स्टिल, ठीक, वेरी गुड। तो ये चीजें क्लियर है मेरे हिसाब से। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर क्या होता है, bx क्या होता है, c क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी तुमको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ी सी और आगे डिस्कशन करेंगे। ग्रेट, ये सेम चीज लिखी हुई है और थोड़ा सा सही तरीके से लिखी हुई है, सेम ही चीज थोड़ी सी ब्यूटीफुल डिजाइन में, राइट। अब ना यहाँ पर एक और चीज हमको समझनी है जो कि हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, पर बुकिश भाषा में, वो ये है कि when a quadratic polynomial is equated to 0, it's called a quadratic equation. We know that very well, we have studied it right now. भैया इंग्लिश, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होती है। इक्वेशन ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन है 3x क्यूब, ओके, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड। अब इक्वेशन की डिग्री का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखना, डिग्री का क्या मतलब होता है, राइट। इक्वेशन की डिग्री का यह मतलब है कि उस इक्वेशन के अंदर आपने जो भी वेरिएबल यूज किया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, गौर से सुनना, ठीक है, एक बार मैं बताऊंगा याद हो जाएगा। इक्वेशन की डिग्री का मतलब यह होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, एक्स है, वाई है, जेड है, एल एम एन ओ पी, जो भी वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, उस वेरिएबल की उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी, वो उस पूरी इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। कैसे? देखो, अब यहां पर इन दोनों ही केसेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स इस वेरिएबल का, तो हम देखेंगे कि भाई एक्स की पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कहां पर आ रही है। तो यहां पर दो एक्स प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है और एक यहां पर प्रेजेंट है ना। यहां पर एक्स की पावर 2 है, यहां पर एक्स की पावर 1 है। क्या इसके अलावा इस इक्वेशन के अंदर कहीं एक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो पहले तो अपना टिक मार्क हो गया कि भैया एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 1 है। अच्छा, अब क्या बड़ा है, एक्स की पावर 2 बड़ा है या फिर एक्स की पावर 1 बड़ा है? भैया एक्स की पावर 2 बड़ा है, बिल्कुल। तो डिग्री की इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 2। समझ गए बात को? उस पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री है, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब नीचे वाला एग्जांपल देख लो भाई, ये देखो, ये देखो, है ना। यहां पर कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है? एक्स हो रहा है। अब यहां पर एक्स की पावर 1 भी है, एक्स की पावर 2 भी और एक्स की पावर 3 भी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है एक्स की? एक्स की पावर 3, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, सिंपल। अब अगर आपकी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट 4 है ना, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट जो है वो 4 है, तो इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बस हमको उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, खत्म बात, दैट इज इट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तुम खुद सोचो भाई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की 2 है ना। जब हाईएस्ट डिग्री 2 है
तो हाईएस्ट पावर 2 है x की, तो इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अरे बहुत सिंपल है? वेरी गुड। ये देखो यहां पर भी क्या हो जाएगी, x की पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। आया है, क्या बात। ठीक है, बहुत सही, समझ गए, क्लियर है। अच्छा, अब ना हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि एक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब देखो, एक तरीका होता है, एक लिहाज होता है किसी भी चीज को करने का। जैसे कि आप जब चाय बनाते हो तो एक लिहाज से बनाते हो, एक तरीके से बनाते हो। खाना बनाते तो ऐसा नहीं कि हमने बिना धुली हुई सब्जियां डाल दी, बिना कटी हुई सब्जियां डाल दी। भाई सब्जियां काटनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, ठीक है, छीलनी पड़ती है ना? तो एक लिहाज, एक तरीका है। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का भी एक लिहाज होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका क्या है, ध्यान से देखना। ये सब भूल जाओ, ये दिमाग खराब करेगा तुम्हारा। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तरीका ये होता है कि भैया x की हाईएस्ट पावर जो है अपनी, वो सबसे आगे आनी चाहिए। मतलब वो टर्म जिससे x की हाईएस्ट पावर जुड़ी हुई है वो सबसे पहले आना चाहिए। भैया आपने बताया फिर भी समझ नहीं आया, अब मैं बताता हूं। देखो मेरे पास में एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको x की जो हाईएस्ट पावर है वो वाली टर्म हमेशा आगे रखनी है, फिर उससे कम जो पावर है वो इसके पीछे रखनी है, एंड सो ऑन। तो यहां पर देखो, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो x की हाईएस्ट पावर 2 वाली जो टर्म है, ये वाली, ये सबसे आगे आई, राइट। उसके बाद फिर x की पावर उससे कम वाली बाद में आई, और फिर कांस्टेंट आया। वही मान लो अगर मेरे पास में ऐसी इक्वेशन होती 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो देखोगे तुम कि x की पावर 3 वाली टर्म पहले आई है, फिर x की पावर 2 वाली आई है, फिर x की पावर 1 वाली आई है, और उसके बाद फिर अपने कांस्टेंट लिखा है। हाँ, ये बस यही बताना था इसमें तुमको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन को लिखने का। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि आप ऐसा नहीं लिखोगे, मतलब 5x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं लिखोगे आप। इसको ऐसा लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि इससे इक्वेशन गलत हो गई, तरीका गलत है बस लिखने का। दैट इज इट। ठीक है, दैट इज इट। समझ रहे बात को? ये तरीका गलत है लिखने का, ये सही तरीका है। आपको हमेशा x की पावर, वेरिएबल की ज्यादा वाली जो पावर है वो आगे रखना है, खत्म बात। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है 6x प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें मैंने इस रूल का पालन किया है। दैट इज इट। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, बस अब सीधा हो गया, खत्म बात। अब खत्म बात, अब सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में चलने वाले हैं। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया कि भाई डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना। उसके बाद में तरीका क्या होता है लिखने का। वैसे तो ये तुमको बताने की जरूरत नहीं थी, पर अपने सिलेबस में है, मैंने समझा दिया तुमको। जिसको नहीं पता होगा वो समझ लेगा। अब सीधा चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है, देखो वो भी सेम ही है, पहला सवाल उसका ऐसा ही है। तो मैंने सोचा कि तुमको मैं एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि एक्सरसाइज तुम सही से कर पाओ। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये कि आपको ये चेक करना है कि ये जो यहां पर इक्वेशंस दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। तो इनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हमको पता है कि अगर इस फॉर्म की हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है आखिरी में, तो भैया हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। अगर इस फॉर्म की नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे एक बड़ी गलती करेंगे, वो ये सोचेंगे कि देखो यार इसमें तो एक्स स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक होगी, इसमें तो एक्स क्यूब आ गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, इसमें अगेन एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि शायद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट सकता है। मैं तुमको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहां पर यार सवाल करते हैं सीधा, क्योंकि अब ये टॉपिक पर पढ़ने लायक कुछ बचा ही नहीं। तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर अब हमको बात करनी है। ठीक है, वेरी गुड। सो अब हम लोगों को इस सवाल, बेसिकली ये एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी बुक का, और तुम्हारी पहली एक्सरसाइज का जो सवाल है ना वो भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, हमको इसमें ये बताना है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आप सामने देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है, ये हमको यहां पर बताना है। अच्छा, तो भैया कैसे बताएंगे? देखो सिंपल सी बात तुमको मैं बताता हूं। अगर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में
आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म का आता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली देख के बोल देंगे कि यार देखो यहां पर तो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर इससे लग जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर एक्स क्यूब आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरी जान, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर नहीं है। पूरा सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला सवाल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है। ग्रेट। अब इसको सॉल्व करो फर्दर तो यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी अपनी। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 1 है इधर और इधर ये है 2x माइनस 3। बहुत बढ़िया। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो किसी एक साइड को जीरो बनाना पड़ता है और जनरली हम लोग RHS को जीरो बनाते हैं। तो RHS को जीरो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया नहीं करना है, वही जो हमको पता है। ये सब टर्म्स उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 4 और 1 5 हो जाएगा 5, ये इधर पूरा का पूरा आ जाएगा तो माइनस 2x और माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। 2x माइनस 3 इधर आया लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये माइनस 2x प्लस 3 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा तो ये काट दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 0। तो आंसर आया मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की है, ठीक है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। तो मैं पहले पर टिक मार सकता हूं कि हाँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड सवाल के ऊपर। अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड सवाल के ऊपर। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड सवाल कह रहा है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा सॉल्व करते हैं, आ जाओ। x प्लस 1 इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 2। बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे होगा प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ठीक है। ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। ग्रेट। तो अब इसको और सॉल्व करते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या करोगे अब, इसको उठा के इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब एक चीज देखो, सिंपल सी चीज ये है कि इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। भैया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम खुद सोचो, क्या ये इस फॉर्म की है? तुम बोलोगे भैया इस फॉर्म की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो अगर ये इस फॉर्म की नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? अरे नहीं हुई, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। क्लियर है, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं, समझो, ठीक है। जो आंसर है हमारे वो इस तरीके से डिफरेंट भी आ सकते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कहां से है? तो सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तीसरी पे आ जाओ, है तीसरी पे आ जाओ, इधर सॉल्व कर दूं, इधर सॉल्व कर देता हूं, आ जाओ। तो तीसरी कहती है अपने को x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बस सॉल्व करो। 2 ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ है ना, सही है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेट। अब ये एक्स स्क्वायर और इधर 1 इधर आ जाएंगे, इधर साइड 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, वेरी गुड। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये उनकी बात हो गई, प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे जश्न मनाओ, है ना।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जलसा है ना, मस्त मज्जानी लाईफ। क्लिअर आहे? कसं काय, सगळं चांगलं, आवडलं, पसंद आया? ठीक है, डिड यू गेट इट? यस, आई गॉट इट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की है नहीं? अरे है, ठीक है, ग्रेट। तो अपनी तीसरी, मैं क्या बोलूंगा कि तीसरी वाली जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तीसरी वाली इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आया था मेरा? आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ऑलराइट, तो यहां पर यार बेसिकली हम आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि ये सवाल करने में डिफिकल्ट है, कारण ये है कि इस सवाल के अंदर मेरी जान जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है वो हमको याद नहीं है ना। वो आइडेंटिटी हमको याद नहीं रहती है भैया। स्क्वायर तक तो याद रहता है पर क्यूब की ना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। वेल, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोग आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं। ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। आई होप आई हैव रिटन इट करेक्ट। ग्रेट। आइडेंटिटी क्या होती है अपनी देख लो एक बार। a प्लस बी होल क्यूब की वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, और प्लस 3ab स्क्वायर। राइट? कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत? सब सही लिखा हुआ है भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो कर लो सॉल्व, अब इसको लगा दो इसमें आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2, राइट, प्लस 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 3 इंटू ए कितना हो जाएगा? 6, सॉरी 3 इंटू एक्स इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का 4। ओके, ग्रेट। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। एक बार फिर से लिख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, है ना, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a x और b स्क्वायर, ठीक है, 4। ये हो गया अपना 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, राइट, एक्स क्यूब माइनस 4। बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज तुम समझ सकते हो खुद यार कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बेसिक है अपना, सिंपल मैथ्स है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होने वाला है? अब ना थोड़ा सा हम लोग इसको रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 को इधर ले आओ। इधर क्यों ले आओ? इधर इसलिए ले आओ क्योंकि उधर हमको 0 करना है। तो -4 था तो इधर +4 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसमें 6 कॉमन निकाल लो। 6 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर भेज दो, 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? साफ साफ दिख रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ दिख रही है कि है। ओके, ग्रेट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरी गुड। ये सॉल्यूशन लिखे हुए भैया, तुम खुद देख सकते हो, साफ साफ लिखे हुए। पहला आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, ये रहा। दूसरा आंसर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 12 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। अब हम लोग पहली एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल बिल्कुल सेम है। तो मैं तुम्हारे लिए पहला वाला सवाल कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद बाकी के तुम खुद करना, क्योंकि फिर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा लिटरली। तो यहां पर पहला सवाल कहता है मेरे को यार कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा भैया, कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया आइडेंटिटी लगा के, है ना, वेरी, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3। अभी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आया ना, आया ना, अरे हाँ, ऑफकोर्स हाँ, ठीक है। अच्छा, तो 2x से ये 2x निकल जाएगा, ये इधर प्लस 6 है और ये इधर प्लस 1 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, बिल्कुल है।
क्यों भैया इसमें तो बीच की एक्स वाली टर्म नहीं आ रही, तो हो सकता है कि बी वाली टर्म जीरो हो, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि अपना एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है। ठीक है, ग्रेट, इसमें अपना एक्स स्क्वायर जो है वो आ रहा है। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये अपन ने पहला सवाल कर लिया है। अब बाकी के सवाल तुम खुद कर सकते हो, सभी वैसे ही हैं, सभी बहुत आसान है ना। और मेरे हिसाब से तुमको खुद करना भी चाहिए क्योंकि एक दो सवालों में तुम शायद अटको के, जिसमें तुमको सोल्यूशन देखना पड़ सकता है। ओके, ग्रेट, आगे चलेंगे। अब ये ना एक बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमको क्या करना है कि हमको सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। हमको सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब मान लो कि ये अपने पास में एक रेक्टेंगुलर जो है वो प्लॉट है, ठीक है। इसका एरिया जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, ग्रेट। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग चीजें कर नहीं पाते और इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। सिंपल सी बात यह है, देखो जब भी आपको किसी के भी रिस्पेक्ट में कोई चीज दी हो ना, जब भी आपको कोई भी चीज किसी की हेल्प लेके एक्सप्लेन की जा रही है, तो जिसकी हेल्प ली जा रही है आप उसको एक्स मानोगे। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब हम लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ या ना, राइट। हम लेंथ को बताने के लिए ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट है। मैं लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं जिसकी हेल्प ले रहा हूं मैं उसको एक्स मानूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने बोला कि यार राज की जो एज है वो शाम की एज से 3 गुना है। मतलब मैंने क्या किया, राज की एज को एक्सप्लेन करने के लिए शाम की एज की हेल्प ली, तो मैंने जिसकी हेल्प ली है मैं उसको एक्स मानूंगा। तो राज की हेल्प मैंने, सॉरी किसकी हेल्प ली, मैंने शाम की हेल्प ली। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि राज की एज जो है वो शाम की एज से 3 गुना है, तो मैं शाम की एज को एक्स मानूंगा। तो अगर शाम की एज एक्स हो जाएगी तो राज की 3x हो जाएगी। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, एक सिंपल सा रूल अपने दिमाग में क्वेरी दौड़ाना। क्वेरी ऐसी होगी कि यार किसकी हेल्प लेके एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहां पर ब्रेड्थ को, मतलब लेंथ को, सॉरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यार लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो भैया लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी अपनी, क्या लिखा हुआ है लेंथ में, देखो लेंथ में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो पहली बात तो ट्वाइस कितनी हो जाएगी ब्रेड्थ, 2x, और 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2x + 1 मीटर, ठीक है, वेरी गुड, इजी है ना। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अच्छा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, ये हो गई अपनी बात। अब यहां पर सबसे पहली बात तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अपना यह है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, वेरी गुड। मैंने यहां पर ड्रॉ किया था, क्या मैंने गायब कर दिया क्या वो, ये कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना है कि मुझे सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगा, मुझे पता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर है तो अगर रेक्टेंगल का भैया एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 528 जो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है वो किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। अच्छा, लेंथ कितनी है मेरे पास में, लेंथ है 2x + 1, बहुत बढ़िया, और ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास में, x, ग्रेट। तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528, 2x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये बन गई मेरे पास में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई मेरे पास में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो बात को। यहां पर मुझे क्या करना था, मुझे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी थी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट,
तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है, और वो मैं तुमको अगले पार्ट में मतलब थोड़ा सा आगे बताऊंगा, राइट। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, वो हमने फॉर्म कर ली। उसके बाद जब हम लोग ये सीख लेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, फिर हम लोग इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ग्रेट। तुम इसको भी देखो, सेकंड क्वेश्चन भी करके देखो, सेम चीज है। इसमें भी तुमको क्या करना है, इसमें भी तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तुम्हारा पहला गोल अभी ये होना चाहिए कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब भैया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? तो देखो, मान लो एक ये नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो दोनों क्या है कि एक दूसरे के आसपास है, एक पिछला एक अगला, जैसे कि 6 और 7 हो गया, 4 और 5 हो गया, 5 और 6 हो गया। ये कैसे है, एक पिछला एक अगला है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को आप यही बोलते हो, जैसे कि मान लो 7 है और एक 8 है ना। ग्रेट। तो अगर मैं 7 को x मान लेता हूं तो 8 क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, है ना। मतलब मेरा एक, अब यहां पर मुझे पता थोड़ी है ना कि दो इंटीजर्स कौन से हैं, मैं तो भाई मानूंगा कि x है और दूसरा x+1 है, राइट। तो यहां पर भी देख सकते हो, जैसे कि एक नंबर मान लो 4 है, एक 5 है, तो अगर मैं 4 को x मान लेता हूं तो 5 क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो कोई भी एक इंटीजर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। x तो दूसरा कैसा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, राइट। ग्रेट। दूसरा कैसा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, तो वो तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो एक ये इंटीजर और एक इसका कॉन्जिक्यूटिव वाला, दोनों का प्रोडक्ट है 306। अच्छा, ये पहला वाला कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, है ना। दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो x इंटू x+1 कितना हो जाएगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 306। 306 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। ये इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करनी है अपने को, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट। ठीक है, ग्रेट। अब यहां पर जो है देखो, इतना हम लोगों ने समझ लिया है कि भैया इक्वेशन कैसे बनानी होती है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की है या फिर अगर उसमें x² आ रहा है तो हमको पता है कि भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ओके, कूल, बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, यानी कि जिसको आप जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से जानते हो, उसकी मदद से हम लोग अभी हमारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर तुमको 9th में तुमने सीख रखे तो तुमको पता है कैसे करते हैं, नहीं सीखे तो ऑफ कोर्स मैं तुमको बताने ही वाला हूं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, ग्रेट। अब यहां पर मैं तुमको सीधा एक्सरसाइज पर इसलिए लेकर आ चुका हूं क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये एग्जाम्पल से ही आप सीख सकते हो। मतलब मैं तुमको ऐसे अलग से इस चीज को नहीं सिखा सकता हूं, एग्जाम्पल लेके ही इस चीज को सिखाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल की मदद से, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो फैक्टराइजेशन है या फिर आप कह सकते हो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो समझने वाले हैं। ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, हम वो समझने वाले हैं। ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कैसे करता है। तो भैया अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काम कैसे करता है, अगर जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता मैं समझा दूंगा। बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज ना, कुछ चीजें हमको डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि पहली बात तो मैं इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं। एक बार खुद से इक्वेशन नहीं लिखो ना तब तक थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन है ना, ये अपनी इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, सबसे पहली चीज अब a, b और c जो है वो डिफाइन कर लो। तो यहां पर a क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दूंगा, b क्या है -3 है, और c क्या है -10 है ना, c क्या है -10 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहली चीज मल्टीप्लाई a इंटू सी, क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी, यानी कि a और c का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है और देखना है कि क्या नंबर आता है। तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, 1 इंटू -10 यानी कि -10। ठीक है, वेरी गुड।
दूसरी चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख रहा हूं मैं, स्प्लिट बी इन सच अ वे, जैसे कि मान लो यहां पर एक्स, बी क्या है अपना, बी क्या है देखो यहां पर, बी है अपना -3, है ना। तो आपको इस बी को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ में आ गया उसको लाइफ टाइम याद रहेगा। आपको इस बी को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है। मान लो कि आपने इसको, हमको दो नंबर्स में तोड़ना है, तो मान लो एक नंबर है m और एक नंबर है n फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको इस b को, इस b यहां पर जो हमारा -3 है, इस -3 को इस प्रकार तोड़ना है दो नंबर्स में m और n, कि जब आप m और n को ऐड करो तो आपके पास में b आए, या फिर मैं लिख सकता हूं -3 आए, है ना, इन दिस केस। लेकिन जब आप m और n को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में a इंटू सी आए, यानी कि आपके पास में -10 आए। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, a और c को मल्टीप्लाई करो, है ना। उसके बाद में दूसरी स्टेप में हमने ये करना है कि b यानी कि इस वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब आप इस b को दो नंबर्स में स्प्लिट मार रहे हो m और n, ठीक है, तो उन दो नंबर्स को ऐड करने पर, तो आपका b आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आ गया यहां पर, ये b है हमारा, लेकिन उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आना चाहिए, ये, ठीक है। ग्रेट, वेरी ग्रेट। अब भैया हम ऐसे कैसे स्प्लिट करें -3 को कि ऐड करने पे तो -3 आए पर मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि यार -3 को अगर मैं -5 और 2 में स्प्लिट कर दूं, तो भैया कैसे, खुद देखो। अगर मैं, ये है मेरा m मान लो और ये है मेरा n, अगर मैं -5 इंटू 2 को ऐड करता हूं, है ना, अगर मैं -5 इंटू 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास में आ रहा है -3, मतलब मेरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, वेरी गुड। अब अगर मैं -5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है -10, जो कि a इंटू सी के बराबर है, तो मेरी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -3 को अगर मैं -5 और 2 में स्प्लिट करता हूं तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इसी को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। अब क्लियर हुआ, इसी चीज को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने बीच वाली टर्म को कुछ इस प्रकार स्प्लिट किया है, इस प्रकार तोड़ा है कि भाई साहब जब आप उनको ऐड करोगे तो वापस से आपको वही टर्म मिल जाए बी वाली, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी मिलेगा। ग्रेट। अब क्या करना है, अब फर्दर स्टेप ये है कि जब आपने इसको तोड़ा है तो आपको उसको उस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि x स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0 है। अब आपने -3x को तोड़ा है, x मतलब आगे लगेगा इसी, है ना, वो तो हमने वहां पर x लिया नहीं था, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्या कर आपने -5 और 2 किया ना, तो -5x हो जाएगा और +2x हो जाएगा, और आगे आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना क्लियर है हमको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया हमने, और ये x यहां पर लग जाएगा क्योंकि ये x के फॉर्म में था, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रुप करना है ये दो टर्म्स को और ये दो टर्म्स को, ठीक है। ग्रेट। अब ना नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि हमको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ता है, जैसे कि यहां पर मैंने x स्क्वायर -5x में से अगर मैंने x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, अंदर x बचेगा इधर का और इधर का -5 बचेगा। मजे की बात यह है कि अब मुझे 2x - 10 में से, अब मुझे 2x - 10 में से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना पड़ेगा, कि मेरे ब्रैकेट में x - 5 ही बचे। तो मैं क्या कॉमन निकालूं ऐसा, अगर मैं इस पूरे 2x - 10 में से 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो इधर x वाली साइड बचेगा x और -10 वाली साइड क्या बचेगा, -5। क्यों, क्योंकि जब -5 को बाहर के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -5। क्या बात, अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को साथ में लिखना है, ये बाहर के दोनों टर्म्स को, और इन दोनों को साथ में लिखना है। तो बाहर की टर्म्स क्या है, x है, तो x + 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, राइट। x + 2 x - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x + 2 इंटू x - 5 हो जाएगा अपना 0। अब एक चीज हम जानते हैं, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है ना।
अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा तो वाइस वर्सा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो अगर ये 0 होता है, x प्लस 2 अगर 0 होता है तो x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वही अगर x माइनस 5 0 होता है तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपके दो आंसर्स आते हैं, आपके दो सॉल्यूशंस आते हैं, इनको आप रूट्स भी बोलते हो, ठीक है। तो x के देखो अपने पास में दो आंसर्स आए, x2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने पास में दो आंसर्स रहेंगे हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। मतलब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते समय, राइट, x हो जाएगा -2 एंड 5। तुम आंसर भी देख सकते हो, नीचे लिखा भी हुआ है x = 5 एंड -2। ये तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने का। अब अगला सवाल करेंगे, सेकंड सवाल पर आ जाओ। 2x² इधर करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड सवाल क्या कहता है मेरे को, 2x² प्लस x माइनस 6 = 0, है ना। 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। बहुत बढ़िया। पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी मुझे a, b और c को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो a कितना है, a है 2, b है 1 और c है -6। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत गजब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि a इंटू सी कर लो। मतलब ये सब तुमको ना पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ये तुम साइड में रफ वर्क में भी कर सकते हो। तो a इंटू सी कितना हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा मेरा -6 × 2 यानी कि -12 हो जाएगा। अच्छा, फिर से लिखते हैं यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। b कितना है, b 1 है। अब मुझे b को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, b को यानी कि 1 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जब मैं उन दोनों m और n को, जैसे कि मुझे b को m में तोड़ना है और n में तोड़ना है, कि जब मैं m और n को ऐड करूं तो मेरे पास तो 1 आ जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में -12 आ जाए। अच्छा, तो एक चीज देखो, अभी p है +1 और a इंटू सी आ रहा है -12। तो ऐसा क्या किया जाए, देखो, अगर मैं m को 4 ले लूं, है ना, ध्यान से सुनना, और अगर मैं n को 3 ले लूं, सॉरी -3 ले लूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? खुद सोचो, खुद सोचो। अगर मैं 4 + -3 करता हूं तो मेरे पास में आंसर आएगा 1, आया ना? सोचो, आंसर आएगा 1। तो मेरा m + n = b वाला काम तो हो गया, है ना, आ गया। देखो 4 - 3 1 आ गया, तो ये तो मेरा काम हो गया। अब 4 × -3 करते हैं तो ये हो जाएगा -12। और क्या हमको -12 ही चाहिए था? हाँ चाहिए था। तो m × n हो गया अपना क्या, a × c -12, राइट। इसका मतलब वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनमें हमको 1 को स्प्लिट करना था? वो दो नंबर्स हैं 4 और -3। और ये ना प्रैक्टिस से ही आता है, मतलब आपको दिखने लग जाता है ये धीरे धीरे कि यार हाँ ऐसा होता है। तो बस अब मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा 2x²। x को कैसे लिखूंगा, x को लिखूंगा 4x - 3x, ठीक है, -6 = 0। क्लियर है? अब इसको तुम आगे क्या कर सकते हो, अब तुम इसको आगे अगेन ब्रैकेट लेके, मतलब तुमको ग्रुप करना है। ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो। यहाँ पे से मैं अगर 2x कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, आया ना, वेरी गुड। और इधर से अगर मैं -3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, राइट। क्योंकि जब -3 x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, और -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा। अगर मैं अंदर -2 रखूंगा तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है, क्लियर है। दो ग्रुप्स हो गए, एक हो गया 2x - 3, 2x - 3, और एक हो गया x + 2 = हो गया 0, आया ना। सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है आगे, या तो ये 0 हो सकता है, तो या तो 2x - 3 0 हो सकता है, या तो x + 2 0 हो सकता है। अगर 2x - 3 0 हुआ तो x कितना हो जाएगा, 3/2, देख सकते हो, 3 इधर चले जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में चले जाएगा। और अगर x + 2 0 हुआ तो x हो जाएगा -2। तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस क्या है x के, 3/2 और -2। क्लियर है? इस प्रकार चलता है ये, बड़ा ही आसान है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या बात, दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, मतलब x और y दो ऐसे नंबर है जिनका सम 27 है और x × y 182 है। लेकिन भैया हम तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमको किसी एक ही वेरिएबल की बात करनी पड़ेगी। अब y कहां से लेकर आ गए, तो खुद सोचो क्या करेंगे हम। देखो
मैं लिख सकता हूं y को 27 माइनस एक्स, है ना, मैं लिख सकता हूं y को 27 माइनस एक्स, वेरी गुड। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। समझ में आया? समझ में आया? मैंने क्या किया भाई, मैंने यहां पर मैं y नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे x के टर्म्स में फाइंड करना है ना आंसर। मैं दो वेरिएबल के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए जो कि था x। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई अगर 27 है ना, सॉरी x प्लस वाई अगर 27 है तो मैंने क्या किया, x को मतलब y को इधर ही रहने दिया और x को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 27 माइनस एक्स। मतलब मैं y की जगह पर 27 माइनस एक्स लिख सकता हूं एंड दैट इज इट। क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या करो, कुछ नहीं, 27x है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो जनरली ना, जब भी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हो, जब भी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हो तो उस केस में पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 27x बन जाएगा और ये प्लस 182 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमको हमारे एक्स स्क्वायर में से आगे से माइनस हटा देना है। तो मैंने पूरी इक्वेशन में ही माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबके साइंस देखो चेंज हो गए, है ना, सबके साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अब यहां पर बड़ा ट्रिकी सवाल आता है। ट्रिकी सवाल क्या है? ट्रिकी सवाल ये है कि भैया अब हमको सेम चीज करनी है, क्या, 27 को m और n में तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ना है कि m और n को ऐड करूं तो मेरे पास में 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 182 इंटू 1 यानी कि 182 आ जाए। ए और सी कितना है, 182 है। अच्छा, तो भैया अब इसमें मैं कैसे कर सकता हूं इसको सॉल्व? आसान है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा आसान है। दो नंबर्स हमको ऐसे चाहिए, ठीक है, दो नंबर जो है हमको कुछ ऐसे चाहिए कि इन दो नंबर्स के आधार पे, ठीक है, इन दो नंबर्स के आधार पे जो है मैं बड़ी ही आसानी से दोनों को ऐड भी कर सकूं और मेरे पास 182 आंसर भी आ जाए, राइट। मेरे पास क्या है, 182 आंसर भी आ जाए। अच्छा, कैसे करेंगे भैया सॉल्व, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल तो बड़े दिमाग के ऊपर से जा रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, समझाता हूं मैं। दो नंबर हमको चाहिए। अब दो नंबर चाहने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास कोई ट्रिक तो है नहीं। अच्छा, 27, आपको तो ऐसे नंबर चाहिए रहेंगे जो कि ऐड करने पे 17 दे दे और मल्टीप्लाई करने पे 182 दे दे। तो पहली बात तो थोड़े से हिट एंड ट्रायल करके देखो, ठीक है। देखो 15 और 12, क्या 15 इंटू 12 हमारे पास में आंसर आएगा क्या? 15 इंटू 12 183 नहीं हो सकता, सॉरी 182 नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, राइट। फिर देखो 16 और 11 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर देखो 17 और 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार 14 इंटू 13 देख लेते हैं, देख लेते हैं ना 14 13 क्या आ जा रहा है। ये हो गया 14 और ये हो गया 13। क्या 14 और 13 27 आता है? हाँ आता है। 14 इंटू 13 क्या अपने पास में 182 आएगा? देख लेते हैं, क्योंकि भाई 4 और 3 12 यानी कि आखिरी में 2 तो दिख रहा है मेरे को। 2 1 कैरी हुआ, 3 1 3 4 हो जाएगा अपने पास 4 1 2 8 1, हाँ 182 आंसर आ रहा है। अच्छा क्या बात है, तो 14 और 13 इज आर आंसर। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, -27 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहां पर दिखा देता हूं मैं। 27 को मैंने कैसे स्प्लिट किया है, ध्यान से देखना, ठीक है। 27 को मतलब -27 था अपने पास में, है ना, अपने पास क्या था, -27 था, ध्यान से देखना। तो ये हो गया -14, ये हो गया -13, राइट। अब -14 -13 हो जाएगा -27 और -14 इंटू -13 हो जाएगा 182। ग्रेट, क्या बात है। तो हो जाएगा -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x -14, इधर से -13 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा x -13, एक हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा अपने पास में 13, 14, क्या हो जाएगा 13, 14 हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ईजी है ये, कोई इसमें कुछ है नहीं। बस हमको यहाँ पर ट्रायल करके देखने पड़ेंगे 2-4, जैसे कि 16 11 का हो गया, 15 12 का हो गया, सॉरी 15 12 का हो गया, 27 का हो गया, 20 इंटू 7। तो
तो ऐसे कुछ ट्रायल्स करने पड़ेंगे और 2-3 ट्रायल्स के बाद में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इजी है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये एक और सवाल है हमारे पास में, 5th क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट, पहले तो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या? एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसकी मदद से एल्टीट्यूड बताया गया? बेस की मदद से। मतलब बेस अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा x। ठीक है, तो बेस अगर अपना x है तो ये क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो हमको अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है। हमको पता है, क्या पता है? जैसे कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो हमको पता है कि ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ। ab कितना है देखो जरा, ab है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस bc कितना है x का स्क्वायर इज इक्वल टू ac कितना है 13 का स्क्वायर। अब यहां पर इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस 14x, और अगर मैं 169 को इधर लेकर आ जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 169 इधर आ गया, 169 इधर आ गया, तो माइनस 120 बचा। सॉल्व कर लो भैया, लो ये लो 0 2 0। ठीक है, ग्रेट। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा, बहुत 120 हो जाएगा, मतलब यार सिंपल। ये अब हमको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई? 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालने का बचता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा डुएबल लगता है ना, ये थोड़ा सा हमको डुएबल लगता है। अच्छा, अब वही सेम चीज करना है, क्या कि भैया a क्या है अपने पास में? a है 1, b है माइनस 7 और c क्या है अपने पास में? माइनस 60 है। अच्छा, अब b को हमको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि m और n अपना, समझ गया ना वो बात? तो अच्छा लिख देता हूं, माइनस 7 m और n। पहली बात तो देखो a इंटू c इंटू a कितना है? तो a इंटू c है अपने पास में 60, या फिर मैं रादर बोलूं तो माइनस 60 है। अच्छा, अब मैं माइनस 7 को कैसे लिख सकता हूं? तो यार चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर दिख रही हैं कि अगर मैं माइनस 7 को 12 और 5 के टर्म्स में लिखता हूं तो 12 इंटू 5 तो 60 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर m को माइनस 12 लिखता हूं और n को 7 लिखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा? माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस माइनस 12 प्लस 5, माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और माइनस 12 इंटू 5 मेरे पास हो जाएगा माइनस 60, है ना। ग्रेट, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को इस प्रकार से स्प्लिट कर दूंगा। आगे जगह है कि मेरे पास? हाँ, इधर कर लेते सॉल्व, बाद में हटा दूंगा मैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 एज वी डिड हियर इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से वही सेम चीज कॉमन आ गई, x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ग्रेट। अब जो है यहां पर हमारे पास में 2x आ चुके हैं। 2x हमारे पास में क्या है कि आ चुके हैं। एक है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक x अपने पास में आएगा माइनस 5 और एक x अपने पास में आएगा 12। चूंकि आपकी हाइट, विड्थ, लेंथ ये सारी चीजें माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये आंसर तो अपना गलत है। मतलब आंसर तो ये है, पर ये हमारा आंसर नहीं है जो हमको चाहिए था। हमारा आंसर हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, और लेंथ माइनस 5 कैसे हो सकती है? लेंथ माइनस 5 तो हो नहीं सकती। मतलब कि ये जो हमारा बेस है ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो हमारी जो हाइट है ये हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, माइनस 5 हमको नहीं लेना है। जब भी आपके पास में लेंथ, विड्थ वगैरह के सवाल आते हैं तो आप माइनस में तो आंसर लिख ही नहीं सकते हो। तो x, मेरे को बताओ, बेस माइनस 5 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, बचता है 12, तो 12 अपना आंसर है।
तो जब मैंने 12 लिखा यहां पर तो बेस मेरा 12 हो गया और हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला के ऊपर जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग बट अनदर वे टू सॉल्व योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जैसे आपने अभी तक आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल किया है, वैसे ही अब आप अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो होता क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और यहां पर जो तुम a b और c देख रहे हो ना, ये वही a b और c है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और c, ये वही a b और c है। ओके ग्रेट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग बुलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बुलाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बुलाते हैं। मतलब भैया डिस्क्रिमिनेंट बुलाते हैं, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एक और चीज तुमको बताता हूं कि इससे ना आपके पास में जैसे अभी तक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 आंसर्स आ रहे थे, इस फॉर्मूला से भी आपके पास 2 आंसर्स आते हैं। जनरली हम लोग आंसर्स बोलने की बजाय सॉल्यूशन या फिर रूट्स बोलते हैं, है ना। यानी कि जो x के 2 आंसर्स आते हैं ना, जैसे कि x2 आया और x5 आया, तो ये x के 2 रूट्स हैं, ये 2 रूट्स हम इनको बुलाते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो। ओके वेरी गुड। तो अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इससे डिसाइड होता है रूट्स के नेचर। क्या भैया कुछ समझ नहीं आ रहा? समझाता हूं, चिंता मत करो, ध्यान से देखो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, फिर मैं तुमको समझाऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। अभी तक इतना समझ में आ गया कि भैया ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से भी हम x निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर तुमने 2x निकाले ना, ये 2x निकाले तुमने, देखो यहां पर कहा गया, इधर ले, हाँ ये 2x निकाले, ये 2x आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको भी दिखाता हूं एक एक करके। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ओके, a कितना हो गया मेरे पास में 2, b हो गया 7 और c हो गया मेरे पास में 3। फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में उसको वो बोलते हैं। x हो जाएगा माइनस b कितना है, 7 है, नहीं b है माइनस 7। इस चीज का कृपा करके हाथ जोड़ के तुम लोगों से विनती है कि इनके जो साइंस होते हैं, साइंस SCINCE वाला साइंस नहीं, इनके जो साइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका कृपा करके ध्यान रखा करो, है ना। जैसे कि यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 लिखा है, तो b माइनस 7 है ना, b जो है वो माइनस 7 है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर b कितना हो जाएगा, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 2, 4 इंटू 2 इंटू c कितना है 3 है, अपॉन 2a, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस, है ना, 7 प्लस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये हो जाएगा 4 2 8 8 3 24 माइनस 24 अपॉन 4। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। और यहां पर हमारा मेन खेल जो है वो आता है। देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, ये अंदर का ब्रैकेट का, ये सॉल्व करने में कितना आया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने में 25 आया, राइट। अच्छा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आता है, उल्टा हो गया है, एक मिनट इधर साइड लिखना था मुझे, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आता है, उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। रियल होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो असली होते हैं। कहने का मतलब ये है यार, सिंपल सी बात, कि जब आपके अंडर रूट में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो असली होती है, वो रियल होती है। लेकिन जैसे ही आपके अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो इमेजिनरी है।
ये चीजें आप और 11th-12th में समझोगे कि रूट के अंदर की क्या चीजें होती हैं, पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि रूट में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो रियल है, ठीक है, तो वो रियल है, ओके, एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उस केस में जो आपके रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, फिर वो कॉम्प्लेक्स उसमें पहुंच जाता है, फिर वो हमको समझने का भी नहीं यहां पर, बस इतना ध्यान रखना कि उस केस में हम बोलेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इमेजिनरी है, ठीक है, उस केस में हम ये बोलेंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 आया, तो क्या 25 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। उस केस में मैं क्या बोलूंगा? हाँ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेट, क्योंकि रियल रूट्स होंगे, है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, फिर वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं, पर हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करते हैं, ग्रेट, वो एग्जिस्ट करने वाली बात नहीं है, बात यह है कि वो फिर कॉम्प्लेक्स इसमें पहुंच जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं फिर, ओके। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये लो, ये हो जाएगा अपने पास में x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा 5/4। अब भैया x की तो दो वैल्यूज आनी चाहिए, बिल्कुल आएंगी। देखो यहां पर क्या लिखा है, 7 प्लस माइनस 5/4, मतलब आप एक बार 7 प्लस 5/4 लिखोगे और एक बार 7 माइनस 5/4 लिखोगे, ठीक है। तो एक x हो जाएगा 7 प्लस 5/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3, और एक x हो जाएगा 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इजी है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक्सरसाइज भी करके देख सकते हो। हम लोगों ने पहला सवाल तो कर लिया है, हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं, है ना। पहले सवाल का आंसर देख लो, 3,1/2 हो गया। दूसरा सवाल कर लो, आ जाओ। पहली चीज क्या चेक करनी होती है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज हम यही चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है हमारा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आना चाहिए। एक और चीज तुमको बताता हूं मैं, अगर ये सिर्फ 0 से बड़ा आता है ना, अगर ये सिर्फ 0 से बड़ा है मतलब 0 के बराबर नहीं है, उस केस में आपके रियल रूट्स आएंगे पर डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। मतलब भैया मतलब ये कि अगर एक रूट 4 है तो दूसरा 3 आ गया, एक 5 है तो दूसरा 4 आ गया। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, उस केस में आपके दोनों रूट सेम आएंगे, यानी कि अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, एक 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। तो जब सिर्फ 0 से बड़ा है उस केस में रियल है पर अलग अलग आएंगे। जब 0 के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो दोनों आपके सेम आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली स्टेप हमारी ये होगी कि हम बी चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे? हम बी को चेक करेंगे। बी क्या है? सॉरी, हम डी को चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अच्छा क्या लिख रहे हो भैया? मैं एक्चुअली पूरा फॉर्मूला लिख रहा था तुम्हारे लिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हमको तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा अपने पास में? 0 तो नहीं होगा, हटा देते हैं इसको। a कितना है? a है 2, b है 1 और c है -4। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। b कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है, मतलब 4 है, a कितना है? 2 है और c कितना है? -4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस इंटू माइनस अपना हो जाएगा 16, 32, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, 32 प्लस 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, राइट। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। तो अब लिख देते हैं हम लोग, माइनस बी कितना है? 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? 33 आया। इसको सॉल्व किया ना अभी, राइट। तो अंदर लिख दिया मैंने 33 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 आया ना। हाँ, बस अब इसके फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4, है ना।
एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके दो आंसर्स आएंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। सिंपल एज दैट। ओके ग्रेट। अब ये जो है अपने पास में एक एग्जांपल है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। तुम्हारी जो 4.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एलिजिडली उड़ा दी गई है, मतलब वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो उड़ा दी गई है, हटा दी गई है अकॉर्डिंग टू दी CBSE's न्यू नोटिफिकेशंस और वो NCERT के अकॉर्डिंग वगैरह, तो हर जगह यही है कि वो नहीं आ रही है। एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सवाल तुमको एक्सप्लेन करूं तो मेरे को बता देना, कि अगर तुमको चाहिए कि हम लोग 4.3 भी कर लें। हालांकि मैंने ये वीडियो हमारे डेडिकेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। अगर तुम चाहते हो कि हम 4.3 जो है उसके अंदर के सवालों को भी सॉल्व कर लें, है ना, ये हमारे क्वेश्चंस भी कर लें, ठीक है, तो हम कर लेंगे। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको अभी ही देखना है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट ईयर भी एक वीडियो अपलोड किया था। अगर तुमको अभी लगता है कि इस मोमेंट पर आपको देखना है, अगर आपके शायद स्कूल में पूछा जाने वाला हो, तो उस केस में तुम मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मतलब बहुत ही ऐसी भसड़ मची हुई है सिलेबस को लेकर, तो CBSE ने पता नहीं क्या क्या डिलीट कर रखा है, कुछ समझ में आता है नहीं। कभी उनके उसके NCERT के नोटिफिकेशन में कुछ और है और उसके CBSE के इसमें कुछ और है ना। तो अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा वो वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि अभी मैं इस साल बनाऊं, तो मैं एक 4.3 एक्सरसाइज को लेकर डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना के ऐप पर डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां जाकर देख लेना। मतलब यहां पर फालतू को तुम्हारे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ओके, तो हम अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 4.4 क्या कहती है कि एक होंगे रियल रूट्स और एक होंगे इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स वो होंगे जो मैंने आपको कंडीशन बता दी है ना, और इमेजिनरी रूट्स की मैंने आपको कंडीशन बता दी है। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है? b² - 4ac या तो 0 से बड़ा आए या फिर 0 के बराबर आए। इस केस में रियल आएगा, और अगर b² - 4ac 0 से छोटा है, उस केस में क्या आएगा? इमेजिनरी आएगा। तो यहां पर हमको क्या करना है? यहां पर हमको यही करना है कि यार अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस केस में उनको फाइंड आउट करो। तो पहले तो देख लेते कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो यहां पर आ जाएगा अपना पहला क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। निकाल लेते पहले तो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac कितना आ रहा है पहले देख लेते हैं। a कितना है अपने पास में? a है अपने पास में 2, b है -3 है देखो, और c है 5। ओके, वेरी गुड। तो b कितना है? -3, मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 है ना, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। ओ भाई साहब, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, एक बार फिर से देख लो। b² मतलब -3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 + 9 है ना, ग्रेट। -4ac -4 इंटू 2 इंटू 5 दोनों पॉजिटिव हैं, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास में -31। अब -31 जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि ये केस मतलब रूट्स कैसे हैं? रूट्स हैं इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं? रूट्स हैं मेरे पास इमेजिनरी, हाँ या ना? हाँ, रूट्स मेरे पास में कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। ऑल राइट, तो पहला आंसर तो अपने पास आ चुका है। ओके ग्रेट, हटा देते हैं इसको। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब देखो इसमें क्या करना है। अगेन पहले तो ABC लिख लो, तो A हो जाएगा 3, B हो जाएगा -4√3 और C हो जाएगा 4, है ना, ग्रेट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले तो b² - 4ac निकाल लो, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो b² - 4ac कितना हो जाएगा देखना एक बार। b कितना है? -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू a इंटू b, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 है ना, 4ab, 4 इंटू 3 इंटू 4, ग्रेट। ये हो जाएगा अपने पास में 4 4 16, 16 48 है ना। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 16, 16 48, 48 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 4 48, ये भी हो जाएगा 48, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। मतलब कि मेरा b² - 4ac 0 हो गया। जब मेरा b² - 4ac 0 होता है,
तब मेरे रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। तो बस सॉल्व कर लो अब। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac मेरे पास में x आ जाएगा, खत्म बात। बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, है ना। माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी मेरा हो जाएगा कहाँ गया ये, कहाँ गया, हाँ 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, राइट। और दूसरा हो जाएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। मतलब मैं 0 इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं तुमको कि हमारे दो रूट्स कैसे आते हैं। तो वो ऐसे आते हैं, एक बार आपने 0 को ऐड किया, एक बार आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, होना कुछ उससे कुछ नहीं है, पर मैं ये दिखा रहा हूं तुमको कि दो रूट्स कैसे आ रहे हैं हमारे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो चुका है। तो ये दो रूट्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया फिर 4√3 अपॉन 6 प्लस 0 हो गया, 4√3 माइनस 0 अपॉन 6 हो गया। अगेन वही चीज होगी, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो चाहो तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6 कॉमा 4√3 अपॉन 6। चाहो तो इसको 2/3 कर सकते हो, तो 2√3/3 2√3/3, है ना। अब इसको अगर चाहो तो √3 से करके खत्म कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, थर्ड वाले सवाल पर चलते हैं। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से, यहां तक ना तो कोई दिक्कत होगी ना तो कोई परेशानी होगी। यहां तक जितना हम लोगों ने कर लिया है वो आई गेस सॉर्टेड है। आगे चलते हैं, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला होमवर्क कर लोगे एक बार, थर्ड वाला होमवर्क कर लोगे, मेरे हिसाब से काफी सॉर्टेड चीजें हैं थर्ड अभी तक तो। कि तुमको सबसे पहले क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना। थर्ड वाले में क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि क्या वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, फिर 0 के बराबर है। अगर 0 से छोटा है तो आप उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स को कैसे सॉल्व करना है ना। और उसके बाद में अगर 0 के बराबर है तो कर लेना, 0 से बड़ा है तो भी कर लेना, ठीक है। वेट, अब इस केस में हम लोग अगेन फाइंड आउट करने वाले हैं कुछ अमेजिंग चीजें। सेकंड सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसके कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ही इक्वेशंस के केस में रूट्स कैसे हैं, यानी कि x की वैल्यूज कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है ना। इक्वल आ रही है मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, 0 होगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, 0 होगा, राइट। जब आपको यहां पर दोनों ही केसेस में बोला गया है कि इक्वल रूट्स हैं, इसका यह मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, 0 होगा, 0 होगा। क्या अब आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, आ जाओ देख लो। ये वाला सवाल मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस, या फिर मैं लिख लेता हूं यहां पर, a हो गया 2, b हो गया k और c हो गया 3, राइट, ग्रेट। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो डायरेक्टली 24 लिख देता हूं। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, आया ना, ठीक है, आया ना, बहुत सही। k स्क्वायर क्या किया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 3 12, 12 टू 24 इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्लियर है, आसान है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, 24 को उधर भेज दो, तो k स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 24, है ना, और k हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 24 प्लस माइनस, ठीक है। k कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 2√6। अगर किसी को नहीं पता ये कैसे किया जाता है तो मैं बता देता हूं एक बार। जो भी आपका रूट के अंदर नंबर है ना, उसका तुम यहां पर फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। जैसे कि यहां पर 2 12 हो गया, 2 6 2 3 3 1, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो जैसे कि यहां पर मैं अंडर रूट 24 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है, ये 2, 1 और 2। क्या इस 2 के लिए एक और 2 है, नहीं है, मतलब वो अंदर ही रहेगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया,
और 3 इंटू 2 हो गया 6, तो प्लस माइनस 2√6। क्लियर है? समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, इजी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड सवाल भी बिल्कुल वैसा है। सेकंड सवाल जो है वो बिल्कुल वैसा है, बस सेकंड सवाल में फर्क इतना है कि आपको इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ब्रैकेट को ओपन करके फिर हमको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। राइट? वेरी गुड। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ था क्या रॉकेट साइंस? भाई स्कोरिंग क्वेश्चन है ये तो। सोचो तुम खुद ही कि यार के की वैल्यू जो है तुमको बोल दिया है कि यार के की वैल्यू निकालनी है, हमको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, और ये बोल दिया कि रूट्स इक्वल है। जब रूट्स इक्वल है, b² - 4ac 0 के बराबर है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? डायरेक्टली तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। राइट? डायरेक्टली तुम्हारा जो आंसर है वो इसमें आ जाएगा। इसमें ना कोई दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। और सेकेंड सवाल भी तुम बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो, इसमें कुछ तुमको लोड नहीं लेना पड़ेगा, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट सेम है। अगर चाहते हो सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर तुमको बताया है, दिखाया है। ठीक है, चाहते हो तो सॉल्यूशन को तुम नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। पहला हमारा सवाल हो गया, दूसरा एक बार खुद ट्राई कर लेना। सेम है सवाल, बिल्कुल सेम है, और ज्यादा एक तो कुछ है भी नहीं इस चैप्टर के अंदर बताने लायक। नहीं तो कितनी सारी चीजें होती है मैथ्स में, पर बड़ी ही दुविधा वाला चैप्टर है ये। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि अब इंसान क्या ही करे ना। ठीक है, तो अब लोग हम आ जाते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, और ये प्रोबेबली अपना आखिरी सवाल है। सवाल कहता है कि ये जो इन्होंने सिनेरियो दे रखा है ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो, पहली बात तो ये है कि अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको उनकी प्रेजेंट एजेस को डिटरमिन करना पड़ेगा। राइट? ग्रेट। पहली बात तो उसने क्या बोल रखा है, प्रेजेंट एजेस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट एजेस की। ओके, तो फर्स्ट फ्रेंड, मतलब ये कह रहा है कि दोनों फ्रेंड्स का अगर हम एजेस का सम कर दें तो वो है 20 ईयर्स। कितना है? 20 ईयर्स। अब यार इतना तो तुमको पता ही है कि अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे फ्रेंड की एज 20 - x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो तुम, x + 20 - x हो जाएगा कितना? 20, है ना। तो अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 - x, क्योंकि दोनों का सम 20 है। इतना तुमको पता है, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड की। अब तुम किसी की भी लिखो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रखा है कि राम की एज शाम की एज के रिस्पेक्ट में 4 गुना है, ऐसा कुछ, तो कुछ भी लिखो। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज अपनी कितनी है? x है। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट सिनेरियो में? 20 - x। अच्छा, 4 इयर्स अगो। अब 4 इयर्स अगो सिनेरियो की बात करते हैं। तो देखो, जब भी आपको एजेस में 4 इयर्स अगो या फिर 3 इयर्स लेटर ऐसा कुछ बोला जाए, फिर 10 इयर्स लेटर कुछ भी बोला जाए, सबसे पहली चीज ये करनी है कि उनकी करंट एजेस में से उतना आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 इयर्स अगो मतलब कितना हो गया? फर्स्ट फ्रेंड उस समय कितने साल का था? उस समय 4 इयर्स अगो फर्स्ट अपना जो फ्रेंड था वो था x - 4 साल का, और जो सेकंड फ्रेंड था वो कितने साल का था? सेकंड फ्रेंड था अपना 20 - x - 4 साल का। राइट? यानी कि वो था 16 - x साल का। अच्छा, और ये कह रहा है कि उन दोनों की एजेस का सम जो प्रोडक्ट जो है वो 48 था। तो अब वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। अच्छा, तो x - 4 × 16 - x कितना हो जाएगा अपने पास में? 48 हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। राइट? कर लेते हैं सॉल्व, हमको कोई दिक्कत नहीं है। x × 16 हो जाएगा 16x, x × -6 हो जाएगा -x², -4 × 16 हो जाएगा -64, और -4 × -6 हो जाएगा +4x, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 48। राइट? बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा -x² माइनस +20x, है ना, 16x और 4x +20x हो गया, -64 -48 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने इधर साइड 0 कर दिया, 48 को मैं इधर लेकर आ गया। क्लियर है? एक बार देख लो, इतना तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे सामने साफ साफ लिखा हुआ है। अगर इतना क्लियर है तो तुम खुद देख लो। ठीक है, -x² + 16x + 4x -64 -48, यानी कि ये 20x। क्लियर? बहुत सही। तो ये हो जाएगा -x² + 20x
माइनस मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, -112 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करके देख लो। हाँ -112 ही होगा, 4821 कैरी ओवर 11, ठीक है, ग्रेट, -112 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब चाहते हो तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपके एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, सबका साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, है ना, तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है कि अपना रियल आएगा। पर अगर हम यहां पर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और अगर वो इमेजिनरी आ गया, मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना, मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट। तो देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल है या फिर इमेजिनरी है, ठीक है, देख लेते हैं। आ जाओ इधर कर लेता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या इक्वेशन है, देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है 12, 112 इंटू 112, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 112 इंटू 4 कितना हो जाएगा 448, यानी कि ये हो जाएगा -48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है मेरे पास में, -48 आ रहा है। -48 आ रहा है मतलब रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर रूट्स मेरे पास में इमेजिनरी आ रहे हैं, ठीक है, रूट्स अगर मेरे पास में इमेजिनरी आ रहे हैं, इसका यह मतलब है कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। रूट्स इमेजिनरी आ गए तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये एजेस बच्चों की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। हमने 4.1, 4.2 और 4.4 जो है वो कर ली है, ठीक है। 4.3 के अंदर भी मैंने तुमको ये सवाल करवा दिए, क्योंकि मतलब मैं चाहता था कि यार तुम एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो। अगर क्वाड्रेटिक से, मतलब अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक से तो करो, है ना। और अगर तुम चाहते हो वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो जाकर देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। अगर चाहते हो कि अभी पढ़ाऊं तो मैं बना दूंगा और सीधा ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेक्शन में तुमको 20 सीरीज के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। विद दैट बीइंग सेड वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर तुमको लेक्चर पसंद आया हो, इसको जरूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, एंड नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना मत भूलना, जिसका नाम होगा बीस्ट मोड ऑन। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।